देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। तो देखो हम लोग रिटायरमेंट पढ़ रहे थे, ये कुछ क्वेश्चंस बाकी है और एमसीक्यू ट्रू फॉल्स। तो सबसे पहले हम लोग आज जेएलपी पढ़ेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, उसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो शायद क्वेश्चन तो आज हो नहीं पाएगा, ये जेएलपी करना पड़ेगा। तो जेएलपी का मतलब होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, मतलब यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी का बात होगा। ठीक है, तो पार्टनर लोग जो है पार्टनरशिप फर्म में इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों किया जाता है? हाँ, अचानक अगर किसी तरीके का पैसे का जरूरत हो, जैसे कोई रिटायरमेंट हो रहा है किसी का डेथ हो गया, ठीक है, या फिर किसी और रीजन से अगर पैसे का जरूरत हो, जैसे हम लोग नॉर्मल इंसान इंश्योरेंस पॉलिसी करके रखते हैं एलआईसी वगैरह, क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट में ये हो गया तो ये मिलेगा, ऐसा हुआ तो वैसा। ठीक है, तो वही चीज। तो यहाँ पर भी वही कि पार्टनरशिप में अगर अचानक से फर्म को पैसे का जरूरत हुआ तो ये पॉलिसी से जो है पैसा मिल सकता है। अच्छा, पॉलिसी से पैसा कैसे मिलता है? तो पॉलिसी करने पे क्या क्या करना पड़ता है, पता है तुम लोग को? कुछ भी नहीं पता है? प्रीमियम भरना पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई भी एजेंट आया, मान लो एलआईसी का जो होता है, ठीक है, तो तुम लोग को समझाएगा कि देखो ये पॉलिसी है। तो पॉलिसी मतलब क्या? कोई एक स्कीम बताएगा कि देखिए आप अगर ये करते हैं, आप ईयरली इतना इतना प्रीमियम भरेंगे तो जब आपका एज इतना हो जाएगा आपको इतना मिलेगा, या आपका एक्सीडेंट हो गया इतने उम्र में तो आपको इतना मिलेगा, आप अगर मर गए तो ये मिलेगा। ठीक है, ये लाइफ पॉलिसी में वही बोला जाता है कि आप अगर आपका कुछ हो गया तो आपके नॉमिनी को ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। ठीक है, ये सब बोला जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि कंपनी हमें कोई पैसा देके जाता है, नहीं, बदले में हमें क्या करना है, हमारा पैसा ही हमें देके जाएगा। हम लोग को क्या करना है, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम लोग अगर घर पे पैसा रखेंगे तो नहीं जमा पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो हम लोगों से नहीं हो पाएगा। अगर हो पाता तो उनके पास देने का जरूरत नहीं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई किसी के पास कर देते हैं ये पॉलिसी। ठीक है, तो पॉलिसी को तो चलाना पड़ता है, ऐसा थोड़ी कि एलआईसी वाला आके कुछ पैसा देके चला जाए किसी का कुछ हो गया। तो पॉलिसी तो लेना पड़ता है, पॉलिसी लेने से पॉलिसी को चलाने के लिए जो पैसा देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम कुछ भी हो सकता है, ईयरली हो सकता है, मंथली, ठीक है, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, कुछ भी हो सकता है, जैसा पॉलिसी स्कीम होगा। अब मान लो कोई पॉलिसी है 5 साल का, तो मान लो ईयरली प्रीमियम भर रहे हो तो 5 साल पूरा प्रीमियम भरोगे तो ही पॉलिसी से पैसा मिलेगा। ठीक है, और मान लो बीच 3 प्रीमियम भरा बाकी 2 नहीं भरा, तब क्या होगा? वो सब लिखा हुआ रहता है कि आप अगर इतना देने के बाद बाई चांस बंद कर दे तो नहीं दे पा रहे हो तो आपको इतना परसेंट मिलेगा। जैसे मान लो पॉलिसी था कि आपको 5 साल बाद 10 लाख मिलेगा, लेकिन आप अगर पहले साल के बाद बंद कर देते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर के बाद बंद करोगे तो 10 लाख का 5% मिलेगा, इस तरीके से। क्योंकि 10 लाख तक पहुंचने के लिए तो पूरा प्रीमियम भरते जाना है ना, उसी पे वो लोग एक्स्ट्रा देते हैं, जो कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, टाइम वैल्यू मनी है कि हम लोग इतना इतना प्रीमियम भरेंगे तो आगे जाके जो एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे बैंक में जब एफडी करते हो तो मान लो 1 लाख का एफडी किया, बैंक ने एक साल बाद 1,05,000 रुपया दिया, तो 5,000 दे के बैंक ने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। एक साल में इन्फ्लेशन की वजह से वो 1 लाख कितना हो चुका है? 5,000। अब हम लोग घर पे बैठ के तो उसको बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बैंक में रखते थे। वैसे ही एलआईसी वाला भी हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो उस पैसे को वो मार्केट में लगाता है, वहां से वो इनकम करता है। मार्केट में हम लोग लगाने में डरते हैं, ठीक है, वो लोग भी मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करके जो रिटर्न जनरेट होता है हमें तो इतना सा देता है, खुद इतना रखता है, बैंक वाला भी वही करता है। बैंक का जो एफडी का रिटर्न इतना कम है, लेकिन बैंक हमारा पैसा लेके करता क्या है? हाँ, वो तो लोन देता है तो इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक वाला हमारा पैसा लेके ये शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब में ही लगाता है। ठीक है, हम लोग रिस्क लेने में डरते हैं, उनको रिस्क लेने में डर नहीं लगता, वो लोग वो सारे पैसे को लगा देते हैं मार्केट में और अच्छा खासा रिटर्न कमाते हैं, फिर उससे हमें जो बोल रखा है उतना दे देते हैं। ठीक है,
तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो इनका भी चलेगा, तो इनको भी पॉलिसी चलाने के लिए क्या भरना पड़ेगा? प्रीमियम। ठीक है, अब प्रीमियम कैसा भरना है? जैसा रहेगा पॉलिसी का जो स्कीम का जो कंसेप्ट रहेगा वैसा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर बीच में बंद कर दोगे पॉलिसी तो जो अमाउंट मिलता है उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, क्योंकि बीच में बंद कर देने का मतलब क्या हो गया? सरेंडर कर दिया हम लोगों ने। और अगर पूरा पॉलिसी जो स्कीम था पूरा कंप्लीट कर लिया तो क्या मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट करने से क्या मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू। जैसे तुम लोग प्रोफेशनल कोर्स पढ़ रहे हो, तुम लोग पूरा फाइनल तक पढ़ लिए, ठीक है, तो वो हो गया तुम लोग का पॉलिसी वैल्यू। बीच में अगर आधा करके छोड़ दिया तो सरेंडर हो गया ना, तो उसमें क्या मिलेगा? तब उसके हिसाब से जॉब मिलेगा। अगर पूरा कर लोगे तो उसके हिसाब से जॉब मिलेगा। ठीक है, अगर जॉब का बात करें, बाकी देखो टैलेंट से कुछ भी हो सकता है, वो बात अलग है। ठीक है। अच्छा चलो लिखो। इन केस ऑफ डेथ और retirement of any partner, like in the partnership firm, with partner A, B, and C. For example, B is retired or dead, or retired or dead, then B, in case of retirement, B's executor B's executors in case of गुड इवनिंग death. मैम। गुड इवनिंग, सही है। Demand for B's estate in firm, and this affect the working capital or function of business, or function of business. मैम वो फंक्शन ऑफ बिजनेस है ना? फंक्शन ऑफ बिजनेस। हाँ।
देखो क्या लिखा है कि इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, अगर डेथ या रिटायरमेंट होता है ऑफ एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर का, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि लाइक इन द पार्टनरशिप फर्म जहां पर तीन पार्टनर है, मानो ए बी एंड सी। फॉर एग्जाम्पल बी इज रिटायर और डेथ, या तो बी रिटायर हो रहा है या बी का डेथ हो गया, देन बी इन केस ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो बी खुद, और अगर बी का डेथ हो गया है तो बी का एग्जीक्यूटर इन केस ऑफ डेथ डिमांड फॉर बीज एस्टेट। एस्टेट का मतलब फर्म में उसका जो भी संपत्ति है, एस्टेट का मतलब वही होता है, ठीक है, मतलब जैसे उसका कैपिटल, उसका गुडविल, उसका रिजर्व का पोर्शन, उसका कोई बोनस उसे मिलेगा या कोई सैलरी जो भी उसे मिलने वाला है, एंड दिस अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल और फंक्शन ऑफ बिजनेस। तो अचानक से किसी का डेथ हो गया, अचानक से कोई रिटायरमेंट लेना चाहेगा तो पैसे का जरूरत होगा, तो अगर बिजनेस से पैसा निकाल के दोगे तो बिजनेस का वर्किंग कैपिटल क्या होगा, हैम्पर होगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, डे टू डे बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो अगर अचानक से पैसा निकालोगे तो बिजनेस तो हैम्पर होगा, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर स्पेसिफाइड अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट ब्रैकेट में लिखो पॉलिसी वैल्यू, क्योंकि डेथ हो जाने पे पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, बता देते हैं क्यों, विल बी प्रोवाइडेड टू फर्म, और इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर स्पेसिफाइड अमाउंट ब्रैकेट में सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड टू फर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो पॉलिसी का बात हो रहा है ना, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ही बात हो रहा है। अगर तुम लोग देखो ऊपर लिखा है ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पॉलिसी किस बात का होता है, लाइफ के ऊपर ही होता है। ठीक है, कि अगर ये पॉलिसी के दौरान डेथ हो गया, ठीक है, ये इतने सारे प्रीमियम भरने के बाद डेथ हो गया तो इतना मिलेगा, इतने दिन बाद डेथ हुआ तो इतना मिलेगा, ये सब लिखा हुआ रहता है, मतलब डेथ होने पे पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर डेथ हो गया तो पूरा पैसा मिलता है, क्योंकि इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसीलिए देखो क्या लिखा है, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो क्या मिलेगा फर्म को, पॉलिसी वैल्यू। लेकिन अगर कोई रिटायर करेगा तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि रिटायर जब हो रहा है तो मान लो कि एक पॉलिसी 5 साल का था, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, अब मान लो यहाँ पर आके किसी को रिटायरमेंट चाहिए, चाहिए तो उसको रोक के थोड़ी रख सकते, रिटायरमेंट चाहिए तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट किया था तो मान लो 3 पार्टनर था, ठीक है, अब मान लो बी होना चाहता है यहाँ पर रिटायर, ठीक है, तो अब वो पॉलिसी आगे नहीं होगा ना, कंटिन्यू तीनों के नाम का था वो चला जा रहा है, ठीक है, तो अब नया पॉलिसी बनाना पड़ेगा, बनाना है तो ठीक है, ए और सी के नाम का। अगर वो लोग बिजनेस को आगे करना चाहते हैं तो मान लो, अगर बिजनेस ही बंद कर देना चाहते तब तो बात ही खत्म। ठीक है, तो अचानक से अगर ये रिटायरमेंट मांग लेगा तो फिर पॉलिसी बीच में ब्रेक हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। तो पॉलिसी अगर पूरा नहीं करोगे तो कभी भी पॉलिसी वैल्यू नहीं मिलता है, या तो पॉलिसी पूरा करो तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। और क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है तो अगर डेथ हो गया किसी भी, मतलब आज पॉलिसी क्या कल डेथ हो गया तो भी मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि डेथ के ऊपर ही होता है ये। ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू अगर लेना है या तो पार्टनर का डेथ हो जाना चाहिए, मिल जाएगा किसी पार्टनर का जिन जिन लोगों के नामों पे है, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए, पूरा पॉलिसी कंप्लीट होना चाहिए तो भी पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन बीच में अगर किसी भी रीजन से ब्रेक हो जाता है तो क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। अब हाँ, एक चीज बोल सकते हो तुम लोग कि अगर 5 साल के एंड में कोई रिटायरमेंट लिया तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट हो गया उसके बाद रिटायरमेंट लिया। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन होता है तो रिटायरमेंट होने के बाद भी सरेंडर वैल्यू की जगह क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू। वो तो पढ़ के देखना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि देखो पॉलिसी भी कंप्लीट हो गया फिर उसने रिटायरमेंट लिया तो पॉलिसी वैल्यू मिल गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा हमें। नॉर्मली ऐसे ही मिलेगा, या तो पार्टनर का डेथ हो गया तो सिंपल पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा, और अगर
बीच में कहीं भी रिटायरमेंट हो गया, बीच में ही रिटायरमेंट बोलेगा, मतलब पॉलिसी के टर्म के बीच में, तो क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। ठीक है। अच्छा, तो डेथ होने पे पॉलिसी वैल्यू मिलता है और मैच्योरिटी होने पे पॉलिसी वैल्यू मिलता है। ठीक है। तो फुल अमाउंट कब मिलेगा, ये लिख लो। फुल अमाउंट ऑफ पॉलिसी कब हमें मिलता है? फुल अमाउंट ऑफ पॉलिसी वैल्यू हमें दो कंडीशन में मिलेगा, सिर्फ दो ही कंडीशन में मिलेगा। एक में ऑन क्या होने पे? मैम, डेथ। वहाँ विल बी प्रोवाइडेड टू फर्म लिखा है, तो फर्म को देता कौन है, जो रिटायर हो जा रहा है? नहीं, पॉलिसी कंपनी, जो जहां एलआईसी में अगर करोगे तो कंपनी देगी। पॉलिसी जिसके पास करोगे तो पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी होता है ना, बजाज, एलआईसी, हम्म। वो लोग देगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। जो कंपनी मार्केट में इंश्योरेंस करवाता है, जैसे एलआईसी नहीं करवाता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, एड सुने हो ना टीवी में? नहीं सुने हो? हाँ हाँ। एलआईसी का एड में वही बोलता है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हाँ, तो वही सब कंपनियां तो है जो इंश्योरेंस करवाता है। बजाज, बजाज का एक है ना, बजाज, हाँ बजाज एलियंस उसका होता है। और भी बहुत सारा कंपनी है जो इंश्योरेंस करवाता है। तो सबसे पुराना तो क्या है? एलआईसी। देखो, डेथ पे पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा या फिर क्या मिलेगा? मैच्योरिटी पे, मतलब अगर पॉलिसी फुल्ली एक्सपायर्ड हुआ है तो। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर एडमिशन होता है या फिर रिटायरमेंट होता है, ये साइड में लिख रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लो ए बी पार्टनर था, वहां पर मान लो सी एंटर कर रहा है, तो पहले ए बी के नाम पे जेएलपी था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब जैसे ही सी एडमिशन लेना चाहेगा तो उन लोग को न्यू पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? क्योंकि सी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो न्यू जेएलपी बनाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? पहला वाला जेएलपी जो है वो क्या हो जाएगा? हाँ, मतलब वो उसमें फिर हमें क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू, वही हम बोलना चाह रहे हैं। और रिटायरमेंट के केस में मान लो ए बी सी था, ठीक है, मान लो बी होना चाहता है रिटायर, बचा कौन? ए सी। तो पहले किसके नाम का जेएलपी था? ए बी सी। अब नया करके किसके नाम का बनेगा? ठीक है, तो फिर पुराने वाले पे क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। ठीक है, पुराने वाले से हमें सरेंडर वैल्यू मिलेगा, क्योंकि दोनों ही केस में पॉलिसी क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यू, है ना? ये एडमिशन के केस में और रिटायरमेंट के केस में, दोनों ही केस में पॉलिसी क्या हो जाएगा? ठीक है, जो पुराना पॉलिसी है वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, चाहे पार्टनर एडमिशन ले रहा हो चाहे पार्टनर रिटायर हो रहा हो। ठीक है, दोनों केस में हम लोग का डिसकंटिन्यू हो रहा है पॉलिसी बीच में ही, तो इसीलिए क्या होगा? सरेंडर वैल्यू मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि इंश्योरेंस पॉलिसी है फॉर एग्जाम्पल 10 इयर्स का। ठीक है। तो अगर हम लोगों ने प्रीमियम पे किया है, प्रीमियम, ठीक है, इंश्योरेंस चलाने के लिए क्या देना पड़ता है? प्रीमियम। प्रीमियम अगर पे किया है फॉर 10 इयर्स, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा ये बोलो? और अगर हम लोगों ने प्रीमियम पे किया है, ये एक एग्जाम्पल पूछ रहे, प्रीमियम पे किया है फॉर 7 इयर्स, तो हमें क्या मिलेगा? हाँ, 10 इयर्स तो 10 इयर्स का ही था इंश्योरेंस पॉलिसी, तो 10 इयर्स पे किया तो क्या मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू। इसका और भी नाम होता है, फुल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी नाम मिल सकता है, मैच्योरिटी वैल्यू भी बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है। और प्रीमियम पे फॉर 7 इयर्स किया है तो क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। ये याद रखना है हमेशा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ लेना है कि कब पॉलिसी वैल्यू मिलता है, कब सरेंडर वैल्यू। या तो जिस बात के लिए पॉलिसी बना है वो बात ऑकर होना चाहिए, मतलब डेथ होना चाहिए, डेथ हुआ तो पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। या फिर अगर पूरा पॉलिसी कंप्लीट कर लिया है तो भी पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर बीच में बंद हो गया, रीजन कुछ भी हो, तो हम लोग को सरेंडर वैल्यू मिलेगा। और सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कब जाके बंद हो रहा है। ठीक है, जितना
अर्ली में बंद हो जाएगा, उतना कम मिलेगा। मान लो 1 साल के अंदर बंद कर दिया, 10 साल का पॉलिसी था तो सब कम मिलेगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कुछ ना भी मिले। और जितना पास जाके बंद होगा, जैसे मान लो 10 साल का था, 7 साल बाद बंद किया, तो कुछ ना कुछ पैसा उनको दिया ना, तो रिटर्न भी हमारा उसमें ज्यादा रहेगा, ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो, हम लोग को जो पढ़ना है, 3 तरीके का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जेएलपी में, ठीक है। 3 ट्रीटमेंट हमें सीखना पड़ेगा। पहला हो जाएगा व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। सेकंड लिखो, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट। सेकंड वाला एज एन एसेट। और थर्ड में लिखो, when premium paid is when premium paid is treated as an asset and liabilities or asset and reserve। एसेट एंड रिजर्व, ठीक है। तो ये 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग को समझना पड़ेगा कि कब प्रीमियम एक्सपेंस के तरह ट्रीट हो रहा है। क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा कि प्रीमियम जो है एक्सपेंस के तरह ट्रीट किया हम लोगों ने, या एसेट लाइबिलिटी, या एसेट या रिजर्व। हम लोग को खुद पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ के कैसे समझेंगे, उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला हेडिंग करो, पॉइंट 1 वाला, ये पहले सीखेंगे। व्हेन प्रीमियम पेड is treated as an expense। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, ईयर का कॉलम, ये यही एग्जाम्पल हर एक वाले पॉइंट में हम लोग करेंगे, ठीक है। ये एक ही एग्जाम्पल से हम लोग सारा चीज सीखेंगे। प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम भरना है 10,000 करके, हर साल 10,000 पर एनम करके प्रीमियम भरना है। सरेंडर वैल्यू, ठीक है, हमेशा सरेंडर वैल्यू हमें बताया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबका क्वेरीज ये रहता है ना कि भाई हम अगर 10 साल नहीं चला पाए तो क्या मिलेगा, तब ना कोई करेगा। अगर बोलेगा कुछ नहीं मिलेगा तो कोई क्यों करेगा, अगर 10 साल नहीं चला पाया तो, ठीक है। तो ऐसे सरेंडर वैल्यू लिखा हुआ रहता है हर प्रीमियम के बगल में, ठीक है। कभी भी तुम लोग पॉलिसी करना तो देखना, तो ऐसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट ईयर में अगर 10,000 देने के बाद नहीं कंटिन्यू कर पाते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ है, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद मिलेगा 8,000, इसके बाद मिलेगा 15,000। एग्जाम्पल है, ठीक है, बाकी तो जैसा कंपनी बोलेगा वैसा होगा। पॉलिसी वैल्यू, और अगर कंप्लीट कर लिया तो कितना मिलेगा, 1 लाख, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू है 1 लाख। अगर पूरा पॉलिसी कंटिन्यू कर लिया, कितने साल का पॉलिसी है, टर्म है, टर्म मतलब जो जितने समय के लिए करना पड़ेगा, 5 साल। तो मैंने ये 3 क्यों लिखा है, क्योंकि हम 5 साल तक नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज हम 3 साल से ही ये चीज समझा देंगे, ठीक है। तो 5 साल तक अगर 10,000 करके प्रीमियम भर देंगे तो मुझे कितना मिलेगा 5 साल के एंड में, 1 लाख रुपीज, ठीक है। अच्छा, ये पार्टनरशिप फर्म का है, 3 पार्टनर है एबीसी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पीएसआर, ठीक है, मैंने पीएसआर लिखा है, वो है 5:3:2, ठीक है। पार्टनर है एबीसी, तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है एबीसी, जिन्होंने 1 लाख का पॉलिसी किया है, जिसके लिए इनको 5 साल तक 10,000 रुपए करके हर साल के एंड में पे करते जाना है। अगर पहले साल 10,000 पे करके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए तो कुछ नहीं देगा कंपनी। अगर सेकेंड ईयर 10,000 देने के बाद बंद किया तो कितना मिलेगा, 8,000। और अगर थर्ड ईयर में 10,000 देने के बाद बाई चांस डिसकंटिन्यू करना पड़ा तो कितना मिलेगा,
15,000, इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, अब जेएलपी एज एन एक्सपेंस का मतलब ये हो जाएगा कि मतलब प्रीमियम, देखो प्रीमियम पेड जो होगा उसको हम लोग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसका एंट्री बताओ, प्रीमियम कितना है 10,000 करके, तो अगर हम लोग प्रीमियम पे करें तो एंट्री क्या होगा कोई? ঠিক আছে, प्रीमियम बोलो ना, কোনো অসুবিধা प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं पहले पेमेंट का एंट्री बोलो, एक्सपेंस बैंक, बैंक होगा ना, बैंक या कैश, पहले प्रीमियम पेमेंट तो करो। एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होता है, एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक, और जो एक्सपेंसेस होगा उसका नाम लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो पहले ईयर 1 में क्या लिखेंगे, इसका मतलब जेएलपी प्रीमियम बोलते हैं इसको, ठीक है। जेएलपी मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, ठीक है, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे एक्सपेंस का एंट्री होता है वही करना है। आप बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो, वो बात अलग है, ठीक है, ये हो जाएगा 10,000। अब खर्चा हर साल कहाँ क्लोज होता है, फाइनल अकाउंट्स में, मतलब ट्रेडिंग पीएल में, तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा, ये तो ट्रेडिंग का आइटम नहीं है कि ट्रेडिंग में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, टू जेएलपी प्रीमियम, जैसे सैलरी का खर्चा क्लोज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी का करते हो, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग खर्चा जब क्लोज करते हैं, जो डायरेक्ट है वो ट्रेडिंग में करते हैं, जो इनडायरेक्ट है वो किस में करते हैं, पीएल में करते हैं, वैसे ही कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ईयर एंड होने पे हम लोग का फाइनल अकाउंट्स बनेगा, तो हम इस साइड में बना रहे, तुम लोग भी कोशिश करो ईयर 1 का इसी साइड में, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसके नीचे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक पीएल बना रहे, ठीक है, और एक बनाएंगे बैलेंस शीट, तो बोलो पीएल में क्या लिखेंगे, टू जेएलपी पी लिख दिया, ठीक है, जेएलपी प्रीमियम, इतना जगह तो है नहीं, मैंने छोटा सा बनाया, तुम लोग भी छोटा सा बनाओ तो ही होगा, जेएलपी प्रीमियम क्रॉस पोस्टिंग किया, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स में करते हैं। अब फाइनल अकाउंट्स में एक बैलेंस शीट भी बनता है, ट्रेडिंग नहीं दिखा है क्योंकि ये जो पॉइंट पड़ रहे हैं इसके साथ ट्रेडिंग का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या कुछ दिखाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में दिखाने के लिए एसेट लाइबिलिटीज चाहिए। अब तुम लोग यहाँ पर बोलो, यहाँ कुछ एसेट दिख रहा है, पीएल तो नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंस है, हाँ हाँ, अगर मेरे यहाँ पर एसेट में कुछ बैंक है तो वहां से ये लेस होगा, लेकिन क्या बैलेंस शीट में इस एंट्री के वजह से कुछ नया अपीयर करेगा क्या, नहीं, अगर मेरा कोई बैंक बैलेंस है वो लेस हो सकता है, बट कुछ अपीयर करेगा इस ट्रीटमेंट के लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है तुम लोग को, नथिंग अपीयर इन बैलेंस शीट, ठीक है, ये लिखो, क्योंकि आगे आगे जब अलग अलग पढ़ोगे तो समझ जाओगे। बैलेंस शीट में कुछ अपीयर नहीं करेगा, ठीक है, मतलब नया कुछ नहीं आएगा इस ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ईयर का। अच्छा, अब सेकेंड ईयर का भी सेम इसी तरीके से ही करो, ठीक है, सेकेंड ईयर का भी सेम इसी तरीके से करो। सेकेंड ईयर भी हम लोगों ने 10,000 रुपए दिया है, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, मतलब हम लोगों ने पहले साल पॉलिसी चला लिया, दूसरे साल भी पॉलिसी चला रहे हैं, तो फिर एंट्री क्या करेंगे, वही जेएलपी प्रीमियम, सेम चीज करना है, ठीक है। करो, थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। टू बैंक 10,000, ठीक है, फिर करना है पीएल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, कितना हो जाएगा 10,000। अब फिर से एक छोटा सा पीएल और वो बैलेंस शीट बना के एज इट इज करो, ठीक है, पीएल में लिख दो टू जेएलपी, और यहाँ बैलेंस शीट में लिखो नथिंग अपीयर, लिखो जरूर से लिखो, ठीक है, नथिंग अपीयर इन बैलेंस। अब ईयर 3 में हम एक कंडीशन दे रहे हैं, उसके हिसाब से तुम लोग को बताना है कि एंट्री क्या होगा। ईयर 3 में लिखो, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, आउट ऑफ पार्टनर ए बी सी, ए डाइस, ठीक है, ए का डेथ हो गया, तो अब उनको मिलेगा क्या, हाँ कितना, 1 लाख, पॉलिसी वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख। देखो जैसे डेथ हो जाएगा तो पॉलिसी वैल्यू जिस वजह के लिए बना था
लाइफ के लिए वही तो हुआ ना, डेथ हो गया कि भाई किसी का भी डेथ हो जाएगा, आपको ऑन दैट मोमेंट 1 लाख मिल जाएगा क्योंकि आपका पॉलिसी 1 लाख का है। तो अब एक का डेथ हो गया तो इन लोगों को 1 लाख मिलेगा, ठीक है। तो अब एंट्री क्या होगा बोलो, अब प्रीमियम भरेगा ये लोग। थर्ड ईयर के शुरुआत में ही अगर डेथ हो गया तो पॉलिसी तो बेकार हो गया, तो अब प्रीमियम भरेगा क्यों, ना तो ये लोग भरेगा ना तो कंपनी लेगा। कंपनी को तो क्या देना है, कंपनी लेगा क्यों नहीं, वो बोलेगा हाँ तो चलाते जाओ, वो तो बोलेगा ही, क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको तो 1 लाख निकाल के देना है ना। अब सच में ये चीज हो गया तो ये लोग पार्टनर लोग कोई बोका थोड़ी है कि वो लोग नहीं मांगेगा, डेथ हो गया तो वो लोग तो 1 लाख रुपए मांगेगा सबसे पहले कंपनी से। तो बोलो उसमें फिर प्रीमियम का एंट्री हो गया क्या, थर्ड ईयर का प्रीमियम का नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग थर्ड ईयर प्रीमियम थोड़ी ना भरने वाले हैं। तो क्योंकि बिगिनिंग में ही तो हुआ, थर्ड ईयर के शुरुआत में ही एक का डेथ हो गया, तो अब मिलेगा क्या, पॉलिसी वैल्यू। तो बोलो उसका एंट्री क्या होगा, पॉलिसी वैल्यू तो एक पैसा होता है, पैसा मिलने का एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा मिला, तो हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ 5 साल। नहीं, मर जाने पे तो पॉलिसी वैल्यू ही मिलेगा क्योंकि वो तो इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ के ऊपर ही किया हुआ है, मतलब पॉलिसी ही लाइफ के ऊपर है, ठीक है। कि जब भी मतलब जैसे आज पॉलिसी का कल ही अगर डेथ हो जाता है तो कल ही मिल जाएगा, लाइफ पॉलिसी में ऐसे ही लिखा हुआ रहता है। इतने एज में मरने से, ऐसे अगर बहुत लंबा कोई टाइम पीरियड है जैसे 10 साल 15 साल 20 साल, वैसे इतने एज में हुआ तो इतना मिलेगा, इतने एज में हुआ तो इतना है। मैंने विभिन्न पॉलिसी से विभिन्न लिखा, हाँ एज तो मैटर करता ही है, ठीक है। मतलब एज का मतलब क्या है कि मतलब वो लिखा हुआ रहता है कि अगर ये साल हुआ तो ये साल, मतलब जो पॉलिसी कर रहे हैं उसका एज भी लिख देता है, इतने साल में आपका एज इस डेट के हिसाब से इतना होगा, अगर इस समय पे आपको कुछ हुआ तो आपको फिर ये मिलेगा, आपके नॉमिनी को ये मिलेगा, ठीक है। मतलब डेथ हो जाने पे तो जो नॉमिनी रहता है ना उस पॉलिसी का उसको मिलता है। जैसे बैंक अकाउंट बनाते हैं तो उसमें भी आजकल नॉमिनी तो जो है मैंडेटरी हो गया, अगर नॉमिनी नहीं किया हुआ है तो बैंक बोलता है कि भाई नॉमिनी करो नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। आगे के जैसा नहीं है कि जाके पैसा निकाल लोगे, कुछ हो गया तो नॉमिनी करना जरूरी है, बैंक अकाउंट में भी नॉमिनी करना जरूरी है कि कुछ हो गया तो उसका पैसा वो नॉमिनी को चला जाएगा, हर चीज में आजकल नॉमिनी करना पड़ता है। तो बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में डेथ हो गया तो जब भी डेथ हो जाएगा, क्योंकि डेथ का पॉलिसी है, हमेशा पॉलिसी वैल्यू ही मिलेगा। अब ये पॉलिसी वैल्यू जो मिला इसका ये 3 पार्टनर क्या करेंगे, जिसमें ए तो अब है नहीं, ठीक है, लेकिन ए का जो एस्टेट है, मतलब ए को जो भी मिलेगा कौन लेगा, ए का एग्जीक्यूटर्स, लीगल हायर बोलते हैं, ठीक है। मतलब उसका कोई लॉयर होगा या उसके कोई घर वाले होंगे तो वो लेंगे, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए किनको मिलेगा, तीनों को ही मिलेगा, ए बी सी, ठीक है। अब ए खुद नहीं ले पाएगा वो बात अलग है, कोई ना कोई उसके बिहाफ में लेगा, तो अब क्या एंट्री होगा, एग्जीक्यूटर वो बाद में करते हैं, मतलब पहले लिख देते हैं कि ए को क्या क्या मिलेगा, फिर वो टोटल को दिखाते हैं कि वो उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे, ठीक है। पहले ए के नाम पे ही लिखना पड़ता है क्योंकि सारा अकाउंट तो ए के नाम पे ही है ना बिजनेस के अंदर। हाँ तो पहले ए को क्या मिलेगा वो दो, फिर बोलेंगे एग्जीक्यूटर को देखो ए को ये मिल रहा है, तो ए का टोटल उठा के फिर उसके अकाउंट में दे देना, ठीक है। तो अभी क्या लिखेंगे, जेएलपी अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो 1 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पॉलिसी वैल्यू मिला, ठीक है। तो किसको मिलेगा, टू एस कैपिटल, कैसे मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ नहीं बोलेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा, ठीक है। बाकी कुछ बोल दिया क्वेश्चन तो वैसा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने लिखा था 5:3:2। 50,000, 30,000 और 20,000। अब ये तीनों पार्टनर को ही क्यों मिला, तीनों पार्टनर को ही क्यों मिला, उसका एक रीजन ये भी है कि अब तक जो प्रीमियम चल रहा था, ये प्रीमियम का जो पैसा दिया जा रहा था ये कहाँ से दिया जा रहा था, बिजनेस से, ठीक है। बिजनेस कौन कर रहा था, ठीक है। तो फिर पॉलिसी वैल्यू पे भी हक किनका, एबीसी का, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो अगर मतलब कोई के ऐसा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि भाई तीनों को क्यों मिल रहा है, तो तीनों मिलके प्रीमियम भर रहे थे, तो जो मेहनत का पैसा देगा वही तो फल लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख दो
कि JLP amount is distributing among old partner in old PSR as the burden of premium was put on all the partner in ओल्ड PSR। मतलब ये जो प्रीमियम 10,000 करके दिया जा रहा है ना, तो इसका अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ABC के अंदर, वो भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसीलिए 1 लाख जब मिल रहा है तब भी कैसे मिलता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो 10,000 तो वो तो टोटल दिया जा रहा है बिजनेस से निकाल के, लेकिन उस 10,000 का अगर बर्डन को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि ये 10,000 में A का कंट्रीब्यूशन कितना था, B का कितना था, C, तो वो भी कैसे लिया जाता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसीलिए 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर देखो, ये चीज प्रूव करके दिखाते हैं। देखो, एक PL बनाएंगे यहाँ पर और एक PL एप्रो बनाएंगे। PL और PL एप्रो का डिफरेंस तो पता है ना? PL में हम लोग क्या लिखते हैं? हाँ, बिजनेस का सारा खर्चा। और PL एप्रो में पार्टनर लोगों को क्या देना है, क्या लेना है, वो लिखते हैं। ठीक है, अच्छा। अब मान लो कि हम लोग का इनकम, ये हम अपने मन से लिख रहे हैं डेटा, इनकम है 1 लाख रुपए। ठीक है, और खर्चे में अभी हम लोग को क्या मिला? JLP प्रीमियम। ठीक है, तो JLP प्रीमियम है कितना? 10,000। हम 1 साल का दिखा रहे हैं, तो फिर उस साल मेरा नेट प्रॉफिट कितना होगा? 90,000। ठीक है, अगर मैंने ये एज्यूम किया है, ठीक है, मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें ये भी एज्यूम किया है, तो PL एप्रो में क्या लिखोगे? बाई नेट प्रॉफिट कितना? 90,000। और ये पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट जब करोगे तो 2A B C कितना होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट को। 45, 27 और 18 होना चाहिए। ठीक है, ये होगा। अच्छा, अब इधर एक हम लोग PL बनाएंगे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे इनकम, लिखो जो मैंने एज्यूम किया है वही, 1 लाख। और अगर हम लोग JLP को एक्सपेंस नहीं दिखाते, ठीक है, एक बार मान लो कि नहीं दिखाते, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख ही होगा। ठीक है, अच्छा। अब तो PL एप्रो में प्रॉफिट कितना जाएगा जो पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो बाई नेट प्रॉफिट 1 लाख। ठीक है, तो यहां पर A B और C के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? सेम रेशियो में करो। 50, 30, 20। ठीक है, ठीक है, अच्छा। अब एक डिफरेंस देखो, अगर मैंने JLP प्रीमियम के खर्चे को खर्चा माना है, ठीक है, तो मेरा A के अकाउंट में प्रॉफिट कितना गया? 45,000। अगर नहीं माना तो कितना प्रॉफिट गया? तो डिफरेंस कितने का आया? 5,000। यहां पर देखो 27 और इधर है कितना हो जाएगा? 3,000। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पर देखो 18 और यहाँ पर है 20, तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 2,000। सही तो। तो टोटल करो 5, 3 और 2, 10 होगा। ठीक है, 10 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने JLP का खर्चा नहीं दिखाया, एक साइड दिखाया। जिस साइड नहीं दिखाया उस साइड मेरा इनकम 1 लाख रहा, 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और उसके वजह से देखो प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आया कि A को 50,000 मिल रहा है, अगर प्रीमियम चार्ज होता है तो A को कितना मिलेगा? 45। तो A का कितने से कम हुआ? 5,000। तो इसका मतलब टोटल प्रीमियम में A का हिस्सा कितना हुआ?
5,000, ठीक है। फिर बी का अगर प्रीमियम का खर्चा चार्ज नहीं होता है, बी का प्रॉफिट कितना 30, अगर चार्ज होता है कितना 27, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 3,000। तो हम लोग ये 3,000 का डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, प्रीमियम के वजह से। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि बी को प्रीमियम का बर्डन कितना लेना पड़ता है 3,000, क्योंकि वो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होता है तभी तो उसका प्रॉफिट 27 हो जाता है, नहीं होने पे कितना होता 30,000 होता, ठीक है। अच्छा, सी के केस में भी देखो, इधर 20,000 है और इधर कितना है 18,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2,000। तो इसका मतलब 2,000 का बर्डन जो है, इसका मतलब जब जेएलपी प्रीमियम एज एन एक्सपेंस होता है तो 2,000 का बर्डन लेना पड़ता है, ठीक है। तो इससे समझ में आया तुम लोग को कि यहाँ पर जो पॉइंट लिखा, ये इस पॉइंट को समझाने के लिए बोला कि जेएलपी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट हम लोग पार्टनर लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रीमियम का बर्डन भी वो लोग अपने आप कैसे शेयर करता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, चेक करके वो मैंने यहाँ पर प्रूव करके बताया, देखो कि ऑटोमेटिकली हो रहा है कि जब प्रीमियम यहाँ चार्ज कर रहे हो तो इनका प्रॉफिट जितने से कम हो रहा है एक एक जन का, वो सबका टोटल प्रीमियम के बराबर है। वो तो होना ही चाहिए क्योंकि जब हम 10,000 खर्चा चार्ज कर रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 10,000 का प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो 10,000 एक एक के हिस्से में जितना जितना कम हो रहा है वो टोटल करने से प्रीमियम के साथ बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज प्रूव करने के लिए इस पॉइंट को बोलो, ये बात क्लियर है, ये समझने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। कि सच में ही प्रीमियम का बर्डन भी ऑटोमेटिकली पीएसआर में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि ए का डेथ हो गया ईयर एंड में, थर्ड ईयर के एंड में इनको पॉलिसी वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब अगर डेथ नहीं होके बीच में कोई रिटायर करता है तो क्या मिलेगा, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसमें तो इसमें लिखो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आउट ऑफ 3 पार्टनर, at the end of second year out of 3 partner A, B and C, A रिटायर, ठीक है। अब इनको क्या मिलेगा, हाँ सरेंडर वैल्यू मिलेगा, जो कितना होगा तुम लोग सबके सामने टेबल है देखो जो मैंने लिखवाया है, ठीक है। हाँ, तो सेकेंड ईयर के कब बोला है एंड में, तो सरेंडर वैल्यू कितना मिलना चाहिए वो तुम लोग चेक करो खुद से, देखो सेकेंड ईयर के एंड में सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अगर बंद हो जाता तो कुछ नहीं मिलता, सेकेंड ईयर के एंड में मतलब ये 10,000 देने के बाद हम लोगों ने बंद किया तो सरेंडर वैल्यू दिख रहा है टेबल में, कितना होगा 8,000। तो अब इन लोग को कितना मिलेगा 8,000 मिलेगा, ठीक है। तब इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ठीक है आप लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन जो पहले से बोला गया था वही होगा, आप लोगों को कितना मिलेगा 8,000 रुपए मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे 8,000 रुपया आया तो ये लोग अपना एंट्री क्या पास करेगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा सरेंडर वैल्यू। बैंक अकाउंट डेबिट तो लिखेंगे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो ये 8,000 पैसा ही देगी ना, तो टू क्या लिखेंगे जेएलपी, ब्रैकेट में लिख देना सरेंडर वैल्यू, 8,000 रुपए का सरेंडर वैल्यू मिलेगा। और ये सरेंडर वैल्यू मिलने के बाद ये सरेंडर वैल्यू को ये लोग क्या करेंगे, अब तीनों अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कैसे करेंगे, পিএসআর। ওটা তো আগে করেছি, ওটা করেছি না এখানে ইয়ার 2 পর্যন্ত করে রেখেছিলাম, তারপরে ইয়ার 3 তে একটা কন্ডিশন দিলাম আর ওটা আবার একটা অন্য কন্ডিশন করাচ্ছি। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल 8,000। अब 8,000 को वो रेशियो जो है, ठीक है 4,000, 2,400 और 1600।
ठीक है, तो समझ में आया कि अगर जेएलपी को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करोगे तो करना क्या होगा। जेएलपी को अगर एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो उसमें यही होगा कि जेएलपी प्रीमियम जितना बार पे करोगे तो क्या हो जाएगा, खर्चे की तरह ट्रीट होगा। जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब ऐसा करके जितना बार प्रीमियम पे करोगे दिखाते जाना, पीएल में चार्ज करते जाना। अगर पूरा पॉलिसी कंप्लीट कर लिया तो जब पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगा तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, तो एंट्री कर देना बैंक टू जेएलपी, और वो पैसा सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर कंप्लीट कर लिया तो भी ये होगा, अगर डेथ हो गया तो भी ये होगा। लेकिन अगर बीच में बंद कर दिया तो जितने दिन तक चलाए उतने दिन तक का प्रीमियम भरोगे, और जब बंद कर दिया तब सरेंडर वैल्यू जो होगा उसका एंट्री करोगे कि इतना सरेंडर वैल्यू मिलेगा, और वो सरेंडर वैल्यू पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब एग्जाम में कैसे समझोगे कि कौन सा क्वेश्चन दिया है, मतलब ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस है, ये क्या देख के समझ में आएगा, तो वो हम हिंट्स दे देते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम में अगर मान लो एक ऐसा बैलेंस शीट दिया हुआ, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कैपिटल ABC, हम कोई अमाउंट नहीं लिख रहे, जस्ट ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन में करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और इधर दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट, और इधर दिया हुआ है करेंट एसेट, ठीक है। और यहाँ पर मान लो एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नॉर्मली बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हम इधर लिख रहे हैं, जगह मेरा यहाँ पर है। ऐसे लिखा है, मान लो बी डिसाइड टू रिटायर जेएलपी ऑफ ₹1 लाख है, एंड ये 1 लाख लिखा है, ठीक है। ₹1 और एल लिखा है, चलो लिख देते, 5 जीरो ही तो लिखना है। 1 लाख एंड सरेंडर वैल्यू ऑफ 20,000, ये सेकेंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट में लिख देते पीएसआर। मतलब हाँ, तुम लोग को जब दिया हुआ रहेगा डेटा तो उसमें लैंग्वेज अच्छे से लिखा हुआ रहेगा। मैंने जस्ट एक हिंट्स दिया है, मान लो ये एक बैलेंस शीट दे दिया हम लोग को, और हम लोग को 3 पॉइंट दिया है, बोल रहे हैं कि बी डिसाइड टू रिटायर। दूसरा दिया है कि जेएलपी वैल्यू कितना है, 1 लाख, और सरेंडर वैल्यू कितना है, 20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2। तो जब रिटायरमेंट हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा यही एज्यूम करो कि बीच में ही छोड़ के जा रहा है। ऐसा एज्यूम मत कर लो कि पॉलिसी कंप्लीट हो रहा है और ये रिटायरमेंट ले रहा है तो हमें पॉलिसी वैल्यू, ऐसा कोई एजम्पशन हमें नहीं लेना है। रिटायरमेंट का मतलब ही सरेंडर ही वैल्यू मिलेगा। तो सरेंडर वैल्यू कितना है वो तुम लोग को चेक करना पड़ सकता है, बट अभी मैंने हिंट्स दिया है तो मैंने खुद से लिख दिया है कितना होगा सरेंडर वैल्यू, 20,000। तो ऐसे केस में कैसे समझ रहे हो कि ये जेएलपी एज एन एक्सपेंसेस ही है। क्या लिखवाया था साइड में, फाइनल अकाउंट्स पीएल में, और बैलेंस शीट में क्या लिखवाया था कि लिखो, जरूर लिखो। नथिंग अपियर इन बैलेंस शीट, मतलब जेएलपी के बारे में अगर बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, जेएलपी के बारे में बैलेंस शीट में अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग का, जेएलपी एज एन एक्सपेंस, ठीक है। क्योंकि बैलेंस शीट में जेएलपी के नाम का कुछ नहीं दिख रहा है। इसके बाद जब हम करवाएंगे ना तो इसी में हम जेएलपी भी दिखाएंगे। तो देखो बैलेंस शीट में ना एसेट साइड ना लाइबिलिटी साइड जेएलपी के नाम का कुछ भी नहीं दिखेगा, ना कोई पॉलिसी वैल्यू, सरेंडर वैल्यू, ये वो, मतलब जेएलपी रिलेटेड कुछ भी तुम लोग को इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा। तब समझ लो कि ये कौन सा, ऐसे केस में एंट्री क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन है जरूरत नहीं है, ये बी डिसाइड टू रिटायर, तो क्या एंट्री होगा, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, कितना लिखेंगे, 20,000 सरेंडर वैल्यू मिलेगा। फिर इस 20,000 को क्या कर लोगे, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ए बी और सी। हम्म, ठीक है। तो अब समरी क्या हो गया इतना कुछ सीखने का, इफ जेएलपी एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया है क्वेश्चन ने, ठीक है, तो कैसे समझोगे, जो बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, नथिंग विल
appear in बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तुम लोग को जेएलपी का कुछ नहीं दिखेगा, तो क्या बाकी दो मेथड में दिखेगा? हाँ दिखेगा, बाकी दो मेथड आने तो आने से ही देखना दिखेगा, बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ दिखेगा, ठीक है। और सेकंड लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट जेएलपी, चाहे वो पॉलिसी वैल्यू मिल रहा हो हमें इन केस ऑफ डेथ या कंप्लीशन ऑफ द पॉलिसी, और सरेंडर वैल्यू इन केस ऑफ रिटायरमेंट, will be distributed distribute distributing लिख देते, will be distributing among all old partner in old PSR। तो समरी इतना बना, इतना कुछ सीखने का समरी इतना बना, बट इतना कुछ नहीं बोलने से कैसे समझोगे कि जेएलपी एज एन एक्सपेंस है बोल के, ठीक है। तो एग्जाम में जब देखोगे बैलेंस शीट में जेएलपी का कुछ नहीं दिख रहा है, भले ही एडजस्टमेंट में जेएलपी ये वो लिखा हुआ है, तो फिर ये वाला जेएलपी एज एन एक्सपेंस ट्रीट हो रहा है, क्योंकि जब जेएलपी एज एन एक्सपेंस ट्रीट होता है तो बैलेंस शीट में कुछ इंपैक्ट नहीं आता, एसेट लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड ट्रीटमेंट देखो, सेकेंड क्या लिखवाया था, जेएलपी एज एन एसेट, क्या लिखवाया था, ट्रीटेड एज एन एसेट, सेकेंड वाला जेएलपी ट्रीटेड एज एन एसेट, ठीक है। तो जेएलपी एज एन एसेट, और इसका दूसरा एक नाम है वो लिख लो, जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन। अब तुम लोग बोलोगे तो इसके पहले भी तो जेएलपी अकाउंट मेंटेन किया हम लोगों ने, जेएलपी जेएलपी अकाउंट इतना बार तो लिखा, हाँ, लेकिन इसमें एसेट की तरह मेंटेन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो समझाते हैं कैसे होगा, एग्जाम्पल वही वाला रखेंगे जो मैंने बोला, ठीक है। 3 ईयर तुम लोग चाहो तो वो देख देख के अपना टेबल लिख लो, ईयर 1 2 और 3, प्रीमियम 10,000 करके लिखो, 10,000, और सरेंडर वैल्यू पहला वाला खाली रहेगा, फिर 8,000, फिर 15,000। पॉलिसी वैल्यू यहाँ पर पी डॉट वी लिख दिया, 1 लाख, टर्म 5 इयर्स, सेम क्वेश्चन ही रख रहे हैं। पीएसआर 5:2, पार्टनर जो है वो है ए बी सी। ये मैंने पॉलिसी वैल्यू लिखा है, ठीक है, पॉलिसी वैल्यू। अच्छा, अगर जेएलपी एज एन एसेट है तो जेएलपी एज एन एक्सपेंस नहीं हुआ, ठीक है, हम समझाते हैं कैसे करके इसका एंट्री करना पड़ेगा। तो ईयर 1 में क्या एंट्री करें, तो पहले हम लोग प्रीमियम भर रहे हैं, तो जैसा कर रहे थे वैसे ही करेंगे, समझाएंगे कैसे एसेट बनेगा, ठीक है। तो पहले इसके पहले वाले केस में जैसा एंट्री किया था वैसे ही करो, तो 10,000 का प्रीमियम पे करेंगे, जैसे ही पॉलिसी ले लिया, पहला काम क्या होगा, ईयर एंड में 10,000 पे करना पड़ेगा। तो पैसा जा रहा है तो टू बैंक होगा, किस वजह से जा रहा है, प्रीमियम देने की वजह से, तो एंट्री क्या होगा, हाँ, इधर जगह रख रख सकते हो वो, ये बनाने के लिए क्या बोलते हैं उसे, पीएल और वो बैलेंस शीट, ठीक है। जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, 10,000। अच्छा, फिर पीएलई से क्लोज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। मत सोचो कि एक्सपेंस ही तो हो रहा है, कहाँ एसेट है, बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो समझ में आए, अभी लिखो जैसा बोल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर साइड में ईयर एंड हुआ तो पीएल बनाओ, क्या लिखोगे, टू जेएलपी प्रीमियम 10,000, और बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, नथिंग विल अपीयर, सेम टू सेम, ठीक है, नथिंग विल अपीयर। तो फर्स्ट ईयर तो जेएलपी एज एन एक्सपेंसेस के तरह ही हो गया, अलग क्या सीखा, कुछ नहीं सीखा, ठीक है, अब सीखोगे अलग, देखो। अब फिर सेकेंड ईयर आ गया, हम लोग फिर से प्रीमियम भरने के लिए केपेबल है, तो फिर से एंट्री करो, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक,
10,000। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे? पीएल टू जेएलपी प्रीमियम, टू जेएलपी प्रीमियम 10,000। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है हमें। ठीक है, लिख तो दिया है बट ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो अब ये कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है, तो पहले वाले में क्यों नहीं है वो भी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। मुझे एक चीज बोलो, पहले बार 10,000 दिया और अगर पॉलिसी बंद हो जाता है तो क्या कुछ मिलेगा? नहीं। सेकेंड बार 10,000 दिया और पॉलिसी बंद हो जाता है तो क्या कुछ मिलेगा? कितना? 8,000। तो अगर हम 10,000 खर्चा किए मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने नेक्स्ट बार जब 10,000 खर्चा किया तो मुझे कितना मिलेगा? कंफर्म है? तो फिर मेरा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? सेकेंड ईयर में एक्चुअल खर्चा 2,000 नहीं हुआ। अगर मुझे 10,000 खर्चा करके 8,000 मिलेगा तो मेरा एक्चुअल खर्चा सेकेंड ईयर में कितना हुआ? लेकिन फर्स्ट ईयर में कितना हुआ? 10,000 ही, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कुछ देगा वो लोग बोल नहीं रहा है। तो फर्स्ट ईयर में 10,000 जो चला गया, बाई चांस अगर बंद करना पड़ा तो भूल जाओ 10,000, ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन सेकेंड ईयर अगर 10,000 दिया तो कंफर्म है कि कितना मिलेगा? ठीक है, तो फिर मिलेगा। अभी तो नहीं मिल रहा है ना, अभी तो मिलेगा कब? अगर इस सिचुएशन में बंद कर देते हो तो हम लोग इसको एसेट बोल सकते हैं कि फ्यूचर में ये पैसा मेरा रिसीवेबल है, कंफर्म है रिसीवेबल है। तो सेकेंड ईयर में फिर एक्सपेंस कितना दिखाओगे और एसेट कितना दिखाओगे? तो फर्स्ट ईयर में क्यों एसेट नहीं दिखाया, समझ में आया? जबकि पूरा पॉइंट का ही नाम है एसेट की तरह ट्रीट करना, लेकिन फर्स्ट ईयर में एसेट कहाँ से दिखाए जब फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, तो कहाँ से दिखाए? इसीलिए फर्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट वैसा ही हो गया जैसा जेएलपी एज एन एक्सपेंसेस का था। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब देखो हम लोग 10,000 देके 8,000 मिलेगा ही, तो फिर पीएल में कितना खर्चा दिखाओगे? 2,000। ये 10,000 नहीं दिखाना है, ऐसे करके काट दो, यहाँ पर लिखो कितना दिखाना है? 2,000। ठीक है, और बाकी को एसेट दिखाओगे तो एसेट को कैसे लिखोगे? एसेट डेबिट होता है तो जेएलपी है, एसेट का नाम क्या है? जेएलपी। तो जेएलपी अकाउंट डेबिट, कितना एसेट जनरेट हुआ है? 8,000। ठीक है, कहां से जनरेट हुआ है? जेएलपी प्रीमियम भर के, तो क्या लिखना पड़ेगा? जेएलपी प्रीमियम कितना दिखाएंगे? 8,000। तो मेरा ये एक्सपेंस हुआ, ठीक है, और ये क्या हो गया? एसेट। ठीक है, तो देखो प्रीमियम का 10,000 जो डेबिट हुआ वो 10,000 क्रेडिट होना चाहिए, तो कैसे हुआ? 2,000 पीएल में क्रेडिट हुआ और बाकी 8,000 एसेट के हिसाब से यहाँ पर एसेट में डेबिट हुआ, फिर यहाँ पर जाके प्रीमियम बोल के क्रेडिट होके वो अकाउंट क्लोज हो गया। अब अगर हम लोग बनाएंगे पीएल और बैलेंस शीट सेकेंड ईयर के हिसाब से, तो बोलो पीएल में कितना लिखोगे? 2 JLP प्रीमियम बोल के लिखोगे 2,000। अब बैलेंस शीट में मत लिख देना नथिंग विल अपीयर, बोलो कितना अपीयर करेगा? 8,000। कैसे दिखेगा पता है? क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ रहेगा, जेएलपी ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा सरेंडर वैल्यू और यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 8,000। समझ में आया? मतलब जैसे डेटर दिखता है ना, वैसे ये दिख रहा है कि मुझे 8,000 रिसीवेबल है, किस चीज का? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जेएलपी ट्रीटेड एज एन एसेट। ठीक है, एसेट इस तरीके से ट्रीट होगा। अच्छा, मैम 2,000 एक्सपेंस क्यों है? पूरा ही तो एक्सपेंस है 10,000। 10,000 प्रीमियम भरना तो एक्सपेंस ही होता है, ये भी पूरा एक्सपेंस है, ये भी पूरा एक्सपेंसेस है, लेकिन इसके बदले 8,000 मिलेगा तो फिर खर्चा कितना हो? जैसे मान लो तुमने मुझे 10,000 दिया, मैंने बोला 10,000 दिया, सर्विस लो और चले जाओ। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम पढ़ा रहे सर्विस लो चले जाओ, लेकिन मैंने बोला कि अब फिर नेक्स्ट ईयर में 10,000 दो, लेकिन अगर तुम लोग पास कर जाओगे तो हम 8,000 दे देंगे। एक एग्जाम्पल दे रहे हो, ओ मतलब तो फिर समीक्षा को एक्सपेंसिव नहीं है। समझ में आ रहा है 2,000 क्यों खर्चा हुआ? तो बोलो पहले साल तुमने मुझे जो 10,000 दिया वो तुम्हारा पूरा खर्चा, तुम्हें तो कुछ मिला नहीं। लेकिन सेकेंड ईयर में मैंने बोला कि रिवर्ट के हिसाब से हम कितना वापस कर देंगे तुम लोग को? 8,000। तो तुम लोग का सेकेंड ईयर का मेरे को जो पेमेंट किया उसमें खर्चा कितना हुआ? 2,000। बोलो समझ में आया? हाँ हाँ समझ गई। वही। ठीक है, अच्छा अब लिखो वैल्यू, स्टार देके लिखो वैल्यू अपियरिंग इन बैलेंस शीट इन एसेट
in respect of JLP is the surrender value of JLP। बोल रहा है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो अमाउंट दिखेगा वो ऑलवेज क्या होगा पता है, सरेंडर वैल्यू होना ही चाहिए, क्योंकि हम सरेंडर वैल्यू के रेस्पेक्ट में ही तो एंट्री का दो पार्ट कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट में हमेशा जो जेएलपी के रिगार्डिंग वैल्यू दिखेगा एसेट साइड, वो कौन सा वैल्यू होगा, सरेंडर वैल्यू, ऑलवेज सरेंडर वैल्यू होगा। यहाँ तो मैंने एक टेबल बना के दिखाया है, लेकिन तुम लोग के पार्टनरशिप के क्वेश्चन में वो टेबल बना के थोड़ी दिखाएगा इस साल के एंड में, ऐसा वैसा नहीं। तुम लोग को कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट में तुम लोग का एसेट साइड में क्या दिखेगा, जेएलपी बोल के कुछ दिखेगा, तो मतलब समझ लेना कि वो क्या है, सरेंडर वैल्यू है, रिकॉर्ड किया है। जेएलपी बोल के जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, कहीं नहीं बोला हुआ रहेगा। ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा, इसीलिए इतना एनालिसिस करके समझा रहे, इतना टाइम इसीलिए देना पड़ रहा है, क्योंकि तुम लोग को कहीं नहीं बोलेगा कि यहाँ ये जो टेबल दिख रहा है ना, ऐसा कहीं नहीं देगा पार्टनरशिप के अंदर। तुम लोग को सिर्फ बैलेंस शीट दे देगा, उसके अंदर अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये ऐसा दिखेगा तो ये कौन सा वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू। और ये कैसे आइडेंटिफाई किया होगा उन्होंने, कि मैंने जो खर्चा दिया उसमें से मेरा जो पक्का पक्की रिसीवेबल है, ठीक है, कि मेरा इतना 8,000 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा 10,000 से, तो वो दिख रहा होगा, ठीक है। इसीलिए ये पॉइंट लिखना जरूरी है कि हम लोग को ये सरेंडर वैल्यू ही दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और थोड़ा सा एनालिसिस समझो। जब जेएलपी एज एन एक्सपेंस था, दोनों का डिफरेंस देख लो, ठीक है, जेएलपी एज एन एक्सपेंस और इधर लिखो जेएलपी एज एसेट, और थोड़ा एनालिसिस करके समझते हैं। जेएलपी एज एन एक्सपेंस जब था, तब हम लोग जो पीएल बनाए थे वहां पर मैंने एजम्पशन लिया था इनकम कितने का, 1 लाख का, और एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड करते हैं तो कितना है, 10,000, ठीक है। तो फिर प्रॉफिट कितना है, 90,000, ठीक है। अच्छा, अब पीएल एप्रो जब बना, पीएल एप्रो जब बना तो फिर बाई नेट प्रॉफिट कितना हो गया था, 90,000। फिर यहाँ पर लिखेंगे टू एस कैपिटल, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल ऑलरेडी किया हुआ, एक बार कॉपी देख के तुम लोग बता दो कितना कितना आया था। हाँ, 45, 27,000 और 18,000, ठीक है। अच्छा, अब अगर जेएलपी एज एन एसेट है तो उस केस में पीएल जब बन रहा है तो कैसे बन रहा है, बाई इनकम, यहां भी हम सिमिलर डेटा ही लिखेंगे, 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर जेएलपी प्रीमियम बोल के कितना दिखाओगे, 2000, 10, तो तुम लोग ये बोल सकते हैं हम लोग 10,000 क्यों नहीं दिखाए, फर्स्ट ईयर में तो 10,000 लिखा था, तो उसके साथ तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जेएलपी एज एन एक्सपेंस और फर्स्ट ईयर का जेएलपी एज एन एसेट का ट्रीटमेंट तो सेम हो गया, तो वहां पर क्या हम कंपेयर करके समझाए। तो मान लो ये ईयर 2 का कंपेरिजन कर रहे हैं, ईयर 2 में अगर जेएलपी एज एन एक्सपेंसेस है तो जेएलपी प्रीमियम 10,000 दिखता है, लेकिन जेएलपी एज एन एसेट है तो जेएलपी प्रीमियम कितना दिखता है, 2000। तो फिर पीएल कितना रिकॉर्ड होगा, मतलब प्रॉफिट 98,000, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर पीएल एप्रो में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस नेट प्रॉफिट का तो कितना कितना, टू एज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, कितना है, 49,000, हम्म 19,600 बोल रहा, देखो एक बार, है 5:3, 19,600, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस तो अराइज हुआ है, होगा भी, क्योंकि एक जगह 90,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक जगह 98,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ये दिमाग में सोचो। क्योंकि जहां एक्स्ट्रा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कब, जब हम लोग पीएल एज एन एसेट ट्रीट कर रहे हैं, तो वहां तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा ही, क्यों बोलो, क्योंकि दो हम लोगों ने खर्चा कितना दिखाया, कम, तो खर्चा कम दिखाओगे, इधर 10,000 दिखाया है सेकेंड ईयर में, इधर कितना दिखाया है, 2,000, तो खर्चा कम दिखाओगे तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 98,000, 8,000 से ज्यादा हो गया, तो ये इंडिविजुअली प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा,
टोटल करने पे 8000 आएगा, टोटल करने पे कितना आएगा 8000, इंडिविजुअली कितना आ रहा है चेक करो, 45 और 9 कितना हो जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 1600, ठीक है। तो टोटल करने पे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब एक चीज समझ में आ रहा है तुम लोग को, 8000 इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, समझ में आया, इनमें 8000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ, ये वाले केस में 8000 जो सरेंडर वैल्यू के हिसाब से हम लोगों ने सोच रखा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्या, नहीं नहीं हुआ, हो गया। तो अच्छा, ये पॉइंट अभी कितना समझ में है मुझे नहीं पता, अभी दोबारा इस पे और बात करेंगे तो तुम लोग समझोगे कि ये बात मैंने क्यों बोला, ठीक है। अभी इतना ही लिखो जितना समझ में आया। अब लिखो वी आर शोइंग लेस पार्ट एज an expense in this case 2000 instead of कितना 10,000, हम लोग कम खर्चा दिखा रहे हैं, 10,000 की जगह 2,000 दिखा रहे हैं, ठीक है। तो द टोटल प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो जाएगा, हाँ, तो टोटल प्रॉफिट विल इंक्रीज एंड शेयर ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट is also increase in this case कितना टोटल में 8000, ठीक है, and that is equal to सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी। मैंने जस्ट इतना लिखा है कि 2,000 रुपए हम लोगों ने कम चार्ज किया खर्चा, ठीक है, 10,000 की जगह 2,000 दिखाया, 8,000 कम चार्ज किया, सॉरी 8,000 कम चार्ज किया, तो टोटल प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। कितने से बढ़ेगा, जितना खर्चा कम दिखाया तो 8,000 से प्रॉफिट बढ़ेगा, जो कि सरेंडर वैल्यू के साथ बराबर होता है, ये मेन बात है, जो खर्चा हम लोग कम दिखा रहे हैं वो सरेंडर वैल्यू के बराबर होगा हमेशा, ठीक है। तो वैल्यू appearing in balance sheet in respect of JLP is the surrender value of JLP or benefit of surrender value has been already transfer to partner, ठीक है। ये अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, ये अभी जस्ट ये पॉइंट लिख लो, ठीक है, कि वैल्यू अपेयरिंग इन बैलेंस शीट इन रेस्पेक्ट ऑफ जेएलपी इज द सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी, वो तो मैंने बोला, पक्का याद रखो, बार बार बोल भी दिया, ये सेकंड पॉइंट समझने के लिए अब ये पॉइंट डील करो। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ए डिसाइड टू रिटायर, ठीक है। तो थर्ड ईयर के शुरुआत में ए ने बोला हम रिटायर करना चाहते हैं, अब बोलो इनका पॉलिसी वैल्यू का क्या होगा, हाँ, सरेंडर वैल्यू 8,000 मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जा रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा कि आपने 2 प्रीमियम भरा है, तो पहले साल के एंड के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, दूसरे साल के पेमेंट के लिए आपको 8,000 मिलेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी इनको लाके 8,000 दे देगी, तो ये लोग एंट्री क्या करेगा, ठीक है, पैसा आया तो एंट्री तो करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 8,000, ठीक है। अब ये 8,000 रुपए क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करो, लिखो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, वैल्यू कितना होता है 4,000, हाँ, और ये लिख के काट भी दो, लिख के काटो, ठीक है, ये ना, ये डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते हो, क्यों,
ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, खर्चा कम दिखाया है तो प्रॉफिट के साथ वो 8,000 इंक्लूड होके डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो अगर ये कर दोगे तो डुअल इम्पैक्ट आ जाएगा, बार बार 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्यों? क्योंकि 8,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है अपने आप यहाँ पर। ये देखो 90,000 के अंदर इंक्लूड होके। क्यों? क्योंकि खर्चा कम दिखाया तो प्रॉफिट तो बढ़ गया। ये प्रॉफिट क्या कोई इनकम करके प्रॉफिट बढ़ा है? नहीं, खर्च ट्रीटमेंट के चेंजेस की वजह से प्रॉफिट बढ़ा। ये कोई बिजनेस प्रॉफिट थोड़ी है। यहाँ पर हम लोगों ने अपने जेएलपी के एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट किया? हम लोगों ने ये बोला कि भाई 10,000 खर्चा तो किया है, बट जब 8,000 कंफर्म मिलेगा तो हम खर्चा 2,000 दिखाएंगे, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? तो 98 में 8,000 एक्स्ट्रा कहां से आया? वो सोच के ही तो आया कि जो मेरा सरेंडर वैल्यू, तो सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर हम लोग जेएलपी को एज एन एसेट ट्रीट करते हैं। तो जब सरेंडर वैल्यू मिल रहा है फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों करोगे? तब तो 2 बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये पॉइंट अब पढ़ लो, बेनिफिट ऑफ सरेंडर वैल्यू हैज बीन ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर, तभी ट्रांसफर हो जाता है विद इन प्रॉफिट। तो फिर यहां पर अलग से नहीं करना है जो हम लोग जेएलपी एज एन एक्सपेंसेस में करते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट लिखते हैं, उसमें और समझ में आएगा। लिखो, इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ए का डेथ हो गया। ठीक है, हाँ, तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ए डेथ। ठीक है, ए का डेथ हो गया। अब क्या होगा? अब इंश्योरेंस कंपनी क्या देगा इन लोगों को? पॉलिसी वैल्यू। तो ये लोग रिसीव करेगा तो एंट्री पास करेगा। बोलो कितना पॉलिसी वैल्यू देगा? जितना है उतना ही देगा, 1 लाख टू जेएलपी। अब ये पॉलिसी वैल्यू को क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना। पैसा मिला है तीनों के मेहनत का, तो तीनों को ही तो मिलेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या एंट्री होगा? जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। अब क्वेश्चन ये है कि कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा? हाँ, ठीक है, देखो 1 लाख पॉलिसी वैल्यू मिला है, लेकिन उसमें से 8,000 क्या हो गया है? पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। ठीक है, अब ये मत सोचो वो तो सरेंडर वैल्यू, वो तो पॉलिसी वैल्यू, अरे वो तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कौन सा सरेंडर वैल्यू हम लोगों ने लिया है? हम लोग तो ये मान रहे हैं ना कि थर्ड ईयर में ए का डेथ हुआ, लेकिन सेकेंड ईयर में तो हम लोगों ने 8,000 को ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, तो 8,000 का ब्लॉक करने की वजह से एसेट के तौर पे प्रॉफिट बढ़ा और हम लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर लोगों में, तो 8,000 का बेनिफिट मिल गया। तो अब वो तो एक प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ कि थर्ड ईयर के एंड में ए का डेथ हो गया, तो पॉलिसी वैल्यू कितना मिला? 1 लाख। अब 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फिर से 8,000 का डिस्ट्रीब्यूशन तो इंक्लूड है ना उसमें, तो हमें कितने का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा? 92,000 का। तो कितना आ जाएगा? मैम फुल 27,600। वैल्यू तो 5 साल के बाद मिलेगा ना, ये तो थर्ड ईयर का बात हो रहा है। डेथ होने पे हमेशा पॉलिसी वैल्यू ही मिलेगा, यही तो ओह बोला अच्छा अच्छा, डेड, स्टार्टिंग। हाँ। डेथ होने पे हमेशा पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। अगर आज पॉलिसी किया कल ही डेथ हो गया तो भी देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी। सरेंडर वैल्यू हमें कुछ मिला नहीं था। ठीक है, वो एक ट्रीटमेंट था कि पार्टनरशिप हम सोच रहा है कि हम लोग को जेएलपी एज एन एसेट ट्रीट करना है। ठीक है, तो 1 लाख में 8,000 मिलेगा, इसका मतलब तो यही कंफर्मेशन था ना कि 10,000 देने से 8,000 मिलेगा, या फिर ऐसा मान के भी तो चल सकते कि टोटल पॉलिसी वैल्यू में कितना मिल ही जाएगा, 8,000। तो अब अगर 1 लाख मिला है तो 8,000 तो ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है, तो अब कितना दिखाओगे? 92,000। ठीक है, नहीं तो डुअल एस्पेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छा, अब एग्जाम में कैसे समझ में आएगा तुम लोगों को कि भाई ये क्वेश्चन मेरा जेएलपी एज एन एसेट का है? तो एग्जाम में ऐसा एक बैलेंस शीट देगा जिसमें मान लो एक कैपिटल दिया जाएगा, 3 पार्टनर रहेगा जो कि कुछ भी वैल्यू दे सकता है क्वेश्चन, और क्या रहेगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी रहेगा, करेंट लाइबिलिटी रहेगा। ठीक है, और इधर रहेगा फिक्स्ड एसेट और इधर रहेगा करेंट एसेट। करेंट एसेट में ही जेएलपी दिखेगा। अब कैसे दिखेगा जेएलपी? ऐसे दिखेगा, सरेंडर वैल्यू मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 10,000 और यहाँ पर
पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू 1 लाख, इस बात से क्या समझ में आता है तुम लोगों को? नहीं, ब्लॉक हो रहे थे, मिला कुछ भी नहीं है। 10,000 सरेंडर वैल्यू दिखने का मतलब ये है कि हम लोग जेएलपी एज एन एक्सपेंस नहीं ट्रीट करके जेएलपी एज एन एसेट ट्रीट किया। हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग जो पॉलिसी वैल्यू चला रहे हैं उसमें 10,000 कंफर्म है कि मुझे मिलेगा आउट ऑफ, ठीक है, ये जिस साल का बैलेंस शीट है उस साल में, इसका मतलब नहीं। 90,000। अगर इस साल ये बैलेंस शीट बना उसके बाद बोल रहे कि कोई किसी का अगर डेथ हो गया तो डेथ होने पे कितना मिलेगा, 1 लाख, वो तो मिलेगा, उसका एंट्री करना है। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना करोगे, 90,000, क्योंकि जब 10,000 को इधर ब्लॉक किया है तब तो 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली हो गया है विद इन प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि खर्चा कम दिखा है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जितना खर्चा कम दिखा है उतने से बढ़ेगा। और ये कौन से खर्चे का बात हो रहा है, प्रीमियम का, ठीक है। तो प्रीमियम का खर्चा जैसे देखो ना, यहाँ पर हम लोगों ने प्रीमियम का खर्चा कितना दिखा है, 2,000, तो फिर प्रॉफिट कितने से बढ़ा, 8,000, तो दोनों मिला के तो 10,000 ही तो हो रहा है। 10,000 नहीं दिखा के कितना दिखा है, 2,000, तो ये 8,000 का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो 8,000 क्या है, बिजनेस इनकम नहीं है, वो क्या है, वो ट्रीटमेंट के वजह से जो एसेट रिकॉर्ड किया है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 8,000 डिस्ट्रीब्यूट, तो इसका मतलब यहाँ 10,000 दिख रहा है, इसका मतलब 10,000 उनको डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब इसके बाद अगर डेथ हुआ तो कितने का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, 90,000। और अगर रिटायरमेंट हुआ तो भी जितना सरेंडर वैल्यू मिलेगा वो और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि 10,000 ऑलरेडी प्रॉफिट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, अब बताओ क्या होगा, ए डिसाइड टू रिटायर ऐसे करके अगर लिखा हुआ है, ठीक है, फिर लिखा हुआ, अच्छा बस इतना दिया हुआ है, चलो बोलो क्या एंट्री क्या होगा इसमें, सोल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का, ये जो आधा अधूरा क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले ए रिटायर कर रहा है तो क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, कितना मिलेगा, और कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अभी तो दिखाया डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि वो तो पहले ही प्रॉफिट के साथ जुड़ के डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है, ये कंसेप्ट है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है एग्जाम में, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया, बैलेंस शीट एक दे दिया, कैपिटल ए बी और सी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, जेएलपी सरेंडर वैल्यू मान लो दिया हुआ है 20,000, पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है मान लो 1,40,000। इसका मतलब सबसे पहले कि जो पॉलिसी किया गया है वो कितने का है, 40 का, और सरेंडर वैल्यू हम लोगों ने कितना रिकॉर्ड कर लिया है, 20,000। और इस सिचुएशन में अगर रिटायरमेंट होता है तो सिर्फ 20,000 मिलेगा, इसका रिकॉर्डिंग कर दो और कुछ नहीं करना है। और अगर डेथ होता है तो कितना मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, 1,20,000, वही हम क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ, तो एडजस्टमेंट लिखो सी डाइस, ठीक है, और पीएसआर लिख देते हैं थोड़ा चेंज करके, 1:1:1 है। तो क्या एंट्री होगा बोलो इस सिचुएशन में, तो डेथ हो गया तो क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू, हाँ, 1,40,000 रिसीव होगा। अब पैसा तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से है कि हम लोग पहले ही 20,000 को एसेट ब्लॉक किए हैं तो खर्चा कम दिखाए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट को बढ़ा दिया है। कितने से बढ़ाया होगा, 20,000 से ही प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, तो 20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन डन हो चुका है। तो फिर अब हम लोग को कितने का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 1,20,000, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू 40,000, 40,000, बोलो क्या समझा पा रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट तो है लेकिन हम कोशिश करें जितना सिंपल तरीके से समझाना पॉसिबल हो। अच्छा, अब जेएलपी एज एन रिजर्व जो लास्ट वाला है, ठीक है, वो है ना, एक जेएलपी एज एन एसेट एंड लाइबिलिटीज और रिजर्व, ठीक है, एसेट एंड रिजर्व, मैंने सिर्फ रिजर्व ही लिख दिया, ठीक है, जेएलपी एज रिजर्व। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था ना कि इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, देखो क्या लिखा था,
कि जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड, मतलब इस जेएलपी का बात हो रहा है, ये एसेट अकाउंट का बात हो रहा है। जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड का मतलब ये जो सरेंडर वैल्यू ब्लॉक करने पे एसेट साइड में जो अकाउंट बनता है उसका बात हो रहा है, इस वजह से उसका नाम है जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड। अब रिजर्व वाला फिर से सेम क्वेश्चन को लिखो, ईयर 1, 2 और 3, बस थोड़ा सा और मेहनत करना है, हो जाएगा। प्रीमियम और मैम थोड़ा सरेंडर सा वैल्यू, ऊपर करिए ना। ये वाला हाँ 10,000 होने से 0, फिर 10,000 होने से 8,000, और 10,000 होने से चेंज करके कितना 15,000 ही था उस एग्जाम्पल में। हाँ तो वही लिख दो, पार्टनर ABC, PSR 5:3:2, पॉलिसी वैल्यू 1 लाख। स्क्रॉल करें नीचे, हाँ होगी। 10,000 और यहाँ पर लिखेंगे 15,000। ये देखो वही क्वेश्चन है जो तब से लिखवा रहे हैं, सेम चीज लिखा है, ठीक है। अब ईयर 1, ठीक है, तो ईयर 1 में क्या एंट्री करोगे बोलो, वही की बैंक अकाउंट, जेएलपी प्रीमियम। पहले खर्चा तो दो, थोड़ी ना पहले कंपनी कुछ दे देगी हमें, पहले कुछ दो तब कुछ मिलता है ना। हाँ पूरा गिव एंड टेक है दुनिया, कुछ नहीं देने से कुछ थोड़ी ना मिलेगा। जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसके बाद इस खर्चे को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, पीएल में, पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। 10,000 पहले साल का ट्रीटमेंट, चाहे कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो, सभी एक ही जैसा होगा, चाहे जेएलपी एज एन एक्सपेंस हो, चाहे जेएलपी एज एन एसेट हो, चाहे जेएलपी एज एन एसेट एंड रिजर्व हो, ठीक है। तो इसमें अगर पीएल बनाओगे तो क्या दिखेगा, वही लिख दो, इतने देर से तो लिख ही रहे हो, जेएलपी प्रीमियम कितना 10,000, और बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, नथिंग हैप्पियर। हाँ ये तभी होगा अगर ये वाला क्या दिख रहा है, सरेंडर वैल्यू 0 होने पे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज तो नहीं होगा ना, क्योंकि मेरा सेम एग्जांपल पे चल रहा है, तो इसीलिए तीनों केस ही फर्स्ट ईयर में सेम दिख रहा है। अगर यहाँ कुछ वैल्यू होगा तब, लेकिन जरूरी नहीं है कि तीनों केस ही फर्स्ट ईयर में सेम दिखेगा, नहीं समझ में आया। अगर मान लो यहाँ पर सरेंडर वैल्यू 2,000 होता तो ट्रीटेड एज एन एसेट के केस में तो यहाँ भी हमें एसेट ब्लॉक करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, वही हम बोल रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि एक ही होगा, नहीं भी हो सकता। फिर ईयर 2 में क्या लिखोगे, फिर से लिखो वही, प्रीमियम पे कर रहे हो, जेएलपी, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, फिर जेएलपी एज एन क्या लिखा है मैंने, एसेट एंड रिजर्व, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है, एसेट कितना ब्लॉक होगा बोलो, वही सेम कंसेप्ट वो। हाँ तो खर्चा 2,000, एसेट 8,000, एसेट 8,000 ब्लॉक होगा, खर्चा कितना रिकॉर्ड करोगे 2,000, यहाँ पर वही सेम चीज ही लिखना है। तो रिजर्व का क्या कंसेप्ट है बताते हैं, पहले ये लिख लो, टू जेएलपी प्रीमियम। तो जेएलपी एज एन एसेट एंड रिजर्व है, तो एसेट वाला कंसेप्ट एज इट इज रहेगा जैसे प्रीवियस वाले में था, अब रिजर्व वाला बता देते हैं। जेएलपी अकाउंट, फिर क्या लिखना पड़ेगा, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, 8,000 ब्लॉक करो। एसेट का नाम क्या है, जैसे डेटर डेबिट होता है, जेएलपी डेबिट होगा टू जेएलपी प्रीमियम, ये क्या हो गया एसेट, और ये वाला क्या हो जाएगा एक्सपेंस, ठीक है। तो फिर रिजर्व कहाँ से आ रहा है बताते हैं, वो दिखेगा बैलेंस शीट में, पहले पीएल का एंट्री कर दो, मतलब पीएल को रिकॉर्ड करो, टू जेएलपी प्रीमियम कितना, ईयर में कितना होगा 2,000। अब बनाओ पीएल एप्रो, इसमें इसमें पीएल एप्रो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो पीएल एप्रो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर लिखना है जैसे कि बाई नेट प्रॉफिट, जो भी आएगा नेट प्रॉफिट तो एक आएगा ना, यहाँ ब्रॉट डाउन करोगे, और यहाँ पर तुम लोग को लिखना पड़ेगा टू जेएलपी रिजर्व बोल के, पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना 8,000। बताते हैं क्या कंसेप्ट है, बोल रहा है कि जितना अमाउंट का एसेट क्रिएट करोगे
एग्जैक्टली उतने अमाउंट का हम लोग को क्या बनाना है, रिजर्व। जितने अमाउंट से एसेट ब्लॉक करोगे उतने अमाउंट का ही क्या बनाना पड़ेगा, रिजर्व बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, तो रिजर्व कहाँ से बनाओगे, प्रॉफिट से, लेकिन पीएल में नहीं बना सकते हो क्योंकि ये पार्टनर लोगों का रिजर्व है। तो पीएल एप्रो में बनाया, तो यहाँ जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से कितना रिजर्व क्रिएट किया, बोला कि उतना रिजर्व क्रिएट करो। रूल्स ये है कि जितने का तुम जेएलपी एसेट बनाना चाहते हो, तो 8,000 का जेएलपी एसेट बन रहा है, अब बनाना कितना चाहते हो वो अपना मन नहीं है, सरेंडर वैल्यू कितना है वो देखो, सरेंडर वैल्यू 8,000 है, 8,000 का एसेट बनेगा तो रिजर्व भी कितना बनाना पड़ेगा, एग्जैक्टली 8,000 का रिजर्व बनाना पड़ेगा। अब पीएल एप्रो में बोलो কেন হবে না, এই যে নেট প্রফিট থেকে রিজার্ভ বানালে, বানাবার পর যতটা প্রফিট পড়ে থাকবে পার্টনারদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট, ওটা তো হবেই, ওটা তো হবেই, অ্যাসেট তো আছেই, হ্যাঁ দেখ হবে, কেন হবে না। अच्छा अब यहाँ पर एसेट साइड में क्या लिखोगे, जेएलपी सरेंडर वैल्यू पे कितना लिखोगे, 8,000, और जेएलपी रिजर्व बोल के कितना लिखोगे, रिजर्व तो लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा ना कितना, तो रिजर्व भी क्रिएट किया, एसेट भी क्रिएट किया। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पर समझते हैं, अब बनाओ एक पीएल, यहाँ पर लिखो बाई इनकम, जो एज्यूम कर रहे तब से वही लिखेंगे 1 लाख। ठीक है, और यहाँ पर 2 जेएलपी प्रीमियम कितना 2,000। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना दिखाओगे, 98,000। अच्छा अब पीएल एप्रो बनाओ, इसके बाद हम ये अमाउंट के साथ दिखा रहे हैं, ये जो ट्रीटमेंट यहाँ दिखा है, तो पीएल एप्रो में क्या लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, और कितना रिजर्व बनाना पड़ेगा, जितना जेएलपी एसेट क्रिएट कर रहे हो, तो जेएलपी रिजर्व कितना लिखोगे, 8,000, 8,000 का रिजर्व बनेगा ना, तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों में, मतलब अलग अलग बोलो, 90,000 सही है, बट इंडिविजुअली बताओ। अच्छा 45, 27 और 18,000। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद जब बैलेंस शीट बनेगा तो कैसे दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा जेएलपी सरेंडर वैल्यू पे 8,000, और यहाँ पर दिखेगा जेएलपी रिजर्व 8,000। ठीक है, ये ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने वैल्यू नहीं लिख के दिखाया है, उसी ट्रीटमेंट को वैल्यू लिख के दिखाया कि कैसे होगा। अच्छा अब लिखो, टू द एक्सटेंट वैल्यू ऑफ जेएलपी appearing in balance sheet which is surrender value, benefit of same are not distributed to partner, rather accumulated as रिजर्व, एज जेएलपी रिजर्व। ये पॉइंट एक बार समझाते हैं, फिर एक इस पे आगे कंटिन्यू जो एंट्री वगैरह करना है वो दिखाते हैं। देखो देखो, जब सिर्फ जेएलपी एज एन एसेट था, उस केस में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था पार्टनर लोगों में, लेकिन अगर रिजर्व क्रिएट कर रहे हो तो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 90,000। यानी कि जैसे जेएलपी एज एन एक्सपेंसेस में होता है, सेम वैसा ही हो गया। क्यों, क्योंकि 98,000 पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि उससे हम लोगों ने कितने का रिजर्व बना लिया, कर रहे उसका बेनिफिट पार्टनर को मिला नहीं मिला, क्योंकि प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 90,000 ही हुआ, तो बेनिफिट नहीं मिला। अब देखो ये जो लिखा है ना लाइन, इसमें वही लिखा है, टू द extent value of JLP appearing in balance sheet which is surrender value, benefit of same are not distributed to partner, पार्टनर लोगों में इसका बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि rather ये accumulate हो गया है
जेएलपी रिजर्व के अंदर, ठीक है। तो 8,000 का क्योंकि रिजर्व बन गया, तो फिर इसीलिए इसका बेनिफिट जो है हमें नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने को मिल रहा है। समझ में आया बात, कि ये 90,000 ही रह गया, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चन जैसे दे रहे हैं वो देते हैं। तो लिखो, इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ए डिसाइड टू रिटायर, तो क्या एंट्री होगा? इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ए डिसाइड टू रिटायर, तो क्या हो जाएगा एंट्री? रिटायर होने से देखो, इंश्योरेंस कंपनी जो देगा उसका तो एंट्री हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी तो लाके 8,000 पकड़ा देगा, तो उसका एंट्री कब? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 8,000, ठीक है। अच्छा, अब ये 8,000 का बेनिफिट भले ही हम लोगों ने एसेट ब्लॉक किया है, बट ये 8,000 का बेनिफिट पार्टनर लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि हम लोगों ने क्या बना दिया था, उसका बराबर का रिजर्व बना दिया था। तो इसीलिए प्रॉफिट 90,000 ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो 8,000 अब पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब 8,000 तीनों के कैपिटल में जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट जो होगा उसका नाम क्या देंगे? जेएलपी रिजर्व, क्योंकि वो बेनिफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ वो कहाँ ब्लॉक होके रखा है? रिजर्व में, ठीक है। तो फिर क्या एंट्री होगा? जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। 8,000 वैल्यू तो वही सेम होगा, बता दो। 4,000, 2400 और 1600, ठीक है। अच्छा, अब लिखो कि एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में कैसे दिखेगा, यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। मान लो 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, जेएलपी रिजर्व दिखेगा इस केस में बैलेंस शीट में कितना? मान लो 10,000, यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल चेंज कर रहा है, यहाँ पर क्या दिखेगा? जेएलपी सरेंडर वैल्यू पे, ये भी मान लो मैंने दिखा दिया 10,000। बाकी बैलेंस शीट में और भी आइटम होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है एक्स डिसाइड टू रिटायर एंड पॉलिसी वैल्यू है इनका 1 लाख, पीएसआर है 5:3:2। इस केस में एंट्री क्या पास करोगे? हाँ, कितना होगा? 10,000। रिटायरमेंट ले रहा है तो फिर सरेंडर वैल्यू मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 10,000 रुपए मिलेगा। तो ये सरेंडर वैल्यू कहाँ ढूंढने जाओगे? बैलेंस शीट में ही मिलेगा, तुम लोग को कोई टेबल वेबल क्वेश्चन में नहीं देगा कभी भी, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या करोगे? हाँ, अब डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये 10,000 सिर्फ एसेट बोल के ब्लॉक नहीं है कि हम लोग का एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ। एक्सपेंस हम लोगों ने अभी भी कम रिकॉर्ड किया, बट रिजर्व बना लिया प्रॉफिट का जो एक्स्ट्रा पोर्शन था, तो इसीलिए उतने का रिजर्व ब्लॉक हो गया है। तो अब वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो 10,000 दिख रहा है, जैसे देखो हम लोग जानते हैं ना कि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, अगर किसी तरीके का अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है तो वो हमें क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर रिजर्व ये है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करो 10,000 को, तो क्या लिखोगे? जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, लिखो। हो गया है बस। जेएलपी रिजर्व, मैम ओपन करिए। अच्छा पेज तो चेंज हो गया, ठीक है। लिखो एक बार, दिखा देते ये वाला। टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, कितना कितना होगा? 5,000, 3,000 और 2,000, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल दे देते हैं, फिर हम पेज दिखा देंगे, ठीक है, जो छूट गया है। और एक बैलेंस शीट मान लो एक्स वाई और जेड है। जेएलपी रिजर्व दिख रहा है मान लो 10,000, ठीक है। और जेएलपी सरेंडर वैल्यू पे दिख रहा है मान लो 10,000, ठीक है। और पॉलिसी वैल्यू मान लो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर एडजस्टमेंट में भी लिखा हुआ हो सकता है। एडजस्टमेंट है एक्स डाइस, एक्स का डेथ हो गया, और पीएसआर है 1:1:, नहीं 5:3:2 कर दो, ठीक है। तो क्या ट्रीटमेंट होगा? पॉलिसी वैल्यू हम्म
बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, पहले पैसा लो कितना, 1 लाख, क्योंकि डेथ हो गया है तो पूरा पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, पहले रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो, रिजर्व में जितना ब्लॉक किए हो जेएलपी रिजर्व, क्योंकि किसी भी तरीके का अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व नहीं छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू XYZ, नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। जो अगर ABC लिख लियो तो वो लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, 5:3:2, 10 से डिवाइड हो जाएगा तो हाँ 5,000, 3,000, 2,000, तो देखो 10,000 तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेनिफिट, अब कितना बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे फिर 90, अब फिर 1 लाख मत कर देना, तब तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या एंट्री होगा, जेएलपी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 90,000 टू X टू Y टू Z, क्यों, क्योंकि देखो ये जो एसेट क्रिएट हुआ था 10,000, उसके अगेंस्ट में ही तो रिजर्व क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो वो 10,000 का एसेट क्या था, 1 लाख में 10,000 मिलेगा पक्का, ठीक है। तो उसके लिए 10,000 का रिजर्व बनाया था, तो 10,000 जब डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया 1 लाख में से, इसके लिए ये बना, इसके लिए ये बना, ये तो सर्कल है, ठीक है। तो फिर अगर 10,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब पॉलिसी वैल्यू मिलने पे कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओनली 90,000। तो अब अमाउंट बता दो कितना होगा, 45, 27 और 18,000। और बस लास्ट एक समरी, बाकी कंप्लीट है हम लोग का ये पूरा कंसेप्ट। समरी में लिखो जेएलपी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर। देखो नॉर्मली इतना ही बताया जाता है कि रिजर्व रहा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये रहा तो ये, लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे प्रोफेशनल कोर्स, तो हमें पूरा चीज पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, इसीलिए एनालिसिस करके बताओ। इफ एनी अदर अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड, ब्रैकेट में डेथ के केस में, ठीक है, देन इट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम जेएलपी अकाउंट। मतलब जेएलपी रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है पार्टनर लोगों को, अगर पार्टनर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होके और भी कुछ मिल रहा है तो वो कहां से मिलेगा, जेएलपी अकाउंट से। ये देख रहे हो जेएलपी अकाउंट में 1 लाख था, लेकिन हमें वो देख लेना है कि कितना देना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो कितना मिलेगा 90,000, ठीक है। अब बोलो कौन सा दिखाना है, हम दिखा देते हैं, क्या नहीं लिख पाए हो। फर्स्ट वाला जो एग्जांपल था ना, बैलेंस शीट वाला। क्या आगे का, ये वाला, ये वाला ही शायद देख। हाँ ये वाला था। इसके नीचे जेएलपी रिजर्व वाला एंट्री है ना। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज में हुआ होता है CM2। ये जेल के रिजर्व का। हाँ ये हो गया।
ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। हैं।